गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 का 6th लेसन है हमारा सफ़ीती में बारिश, जिनके लेखक हैं कृष्ण नाथ जी। सबसे पहले हम इसका जीवन परिचय करते हैं। कृष्ण नाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में सन 1934 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। कब हुआ था इनका जन्म? 1934 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में। एमए की परीक्षा इन्होंने कहाँ से की थी? हिंदू विश्वविद्यालय से की थी। इन्होंने काशी विद्यापीठ में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर भी इन्होंने कार्य किया था। इन्होंने कुछ वर्षों तक अंग्रेजी पत्रिका मैनकाइंड का संपादन भी इन्होंने किया था। ये हिंदी साहित्य की पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में भी कई वर्षों तक रही हैं। इनका झुकाव समाजवादी आंदोलन की ओर बढ़ा है। इन्होंने राम मनोहर लोहिया तथा जयप्रकाश नारायण के साथ विभिन्न आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया है। इन्हें लोहिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसके बाद में इनकी रचना है कि कृष्णनाथ का हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार रहा है। इन्होंने इन दोनों की भाषाओं में अपनी साहित्य साधना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं अरुणाचल यात्रा, लद्दाख में राग, हिमालय यात्रा, बौद्ध निबंधावली आदि पुस्तकों का संपादन भी इन्होंने किया है। फिर इनकी भाषा शैली करनी है कि कृष्ण नाथ की भाषा शैली सहज व सरल है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, अतिशयोक्ति आदि अलंकार भी हैं और कहीं कहीं मुहावरे व लोकोक्तियों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। कृष्ण नाथ के विषयानुकूल तत्सम प्रधान भाषा एवं प्रभामयी वर्णात्मक शैली का प्रयोग करते हुए भावों को कुशलतापूर्वक भी इन्होंने व्यक्त किया है। अब इसके विस्तार करते हैं। सफ़ीती में बारिश। सफ़ीती हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। किसके जिले की तहसील है? लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है। आकस्मिक यानी कि यह योग भी अचानक ही है। आकस्मिक यानी कि अचानक। इनमें बहु योगा योग नहीं है। योगा योग यानी कि कोई भी नियम विधान नहीं है, कि इसमें कोई नियम या विधान नहीं है। ऊंची दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। एलंगे यानी कि भूगोल, जिसे पार न किया जा सके, लांघा न जा सके। भूगोल यहाँ इतिहास का एक बहुत बड़ा कारक है। कारक यानी करने वाला है, एक बहुत बड़ा करने वाला है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्राय वायरलेस सेट के जरिए है जो केलांग और कांजा के बीच खड़कता रहता है। फिर भी केलांग के बादशाह को हमेशा यह भय लगा रहता है कि कहीं कांजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है। फिर उसे यह कहता है कि उसकी आज्ञा तो नहीं मान रहा, आज्ञा न माना, अवज्ञा, उसकी आज्ञा न माना। उसे हमेशा ऐसा डर लगा रहता है कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है, यानी कि बगावत, विद्रोह। अब कहीं उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वो मेरे प्रति कोई विद्रोह तो नहीं कर रहा है, कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या कर सकता है? वह कहते हैं केवल संदेश भेजने के अलावा और वह क्या कर सकता है? वसंत में भी 170 मील जाना आना कठिन है। शीत में प्राय असंभव, यानी कि
वसंत ऋतु का जो मौसम होता है उसमें तो जाना मैं कहता कि कठिन है ही, लेकिन सर्दियों की ऋतु में तो असंभव है, उस समय तो वहाँ पर जा ही नहीं जा सकता है। प्राचीन काल में शायद स्फीति भारतीय साम्राज्यों का अहम अंग रही है। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही है। ये हमारा गद्यांश, सबसे पहले इसकी व्याख्या लिखनी है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्थिज भाग आरु भाग 1 में संकलित थे। स्फीति में बारिश नामक पाठ से ली गई है। इसमें इसके लेखक श्री कृष्ण नाथ जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में स्फीति की प्राचीन काल के समय का उल्लेख करते हुए कहा है कि, फिर इसकी व्याख्या, प्राचीन काल में शायद स्फीति साम्राज्य का अंग रही। इसमें इसके कवि कृष्ण नाथ जी ने कहा है कि प्राचीन समय में जब भारतीय शासकों का प्राचीन में शायद स्फीति भारतीय साम्राज्य का, लेखक ने कहा कि प्राचीन समय में जब भारतीय शासकों का शासन काल था उस समय स्फीति तहसील लगभग बेनाम ही थी। उस समय क्या थी? स्फीति केवल बेनाम ही थी। जब यही साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही। ने कहा है कि जब भारतीय शासकों ने इसकी सुरक्षा की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया तो उसमें प्राचीन शासकों का जो शासन काल था वो क्या हो गया? हमेशा हमेशा के लिए समाप्ति हो गया। और यह स्वतंत्र साम्राज्य टूटे तो उस समय हमारी जो स्फीति है वह स्वतंत्र थी, क्योंकि मध्यकालीन युग में हमारी हिंदी इसमें भक्ति काल का ही अध्ययन रहा है। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और कभी कभी कश्मीर मंडल, भूशुल मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। फिर उसने कहा कि भूशुल अक्षेत्र कभी ब्रिटिश भारत के दिन कि विभिन्न शासकों के अधीन होते हुए हमारी जो स्फीति है वह स्वतंत्र रूप से इनके पास रहते हुए हमारी जो स्फीति है वह स्वतंत्र रूप से भूमंडल के कारण क्या हो गई है? स्वतंत्र हो गई। तभी प्राय वह क्या है? स्वायत्त रही, तब वह क्या रही है? स्वतंत्र रही है। और इसकी स्वतंत्रता भूगोल केसरी जी है। इसकी स्वतंत्रता क्या है? इसकी स्वतंत्रता भूगोल से रची है। भूगोल ही इसकी रक्षा कर सकता है। मैं कहते कि केवल हमारी जो स्फीति होती है इस स्फीति की स्वतंत्रता के केवल हमारा भूगोल शास्त्र ही इसकी रक्षा कर सकता है। इसके अनुसार, इस भूमंडल के हाथ के अनुसार ही हमारी स्फीति स्वतंत्र रह सकती है। भूगोल ही इसका संहार भी करता है और भूगोल इसका क्या करता है? हर प्रकार के इसका जो संदेश वगैरह होता है वह करता रहता है। इसके बाद में आपने इसका विशेष लिखना है। विशेष में क्या है कि भाषा सहज व सरल है, वर्णात्मक शैली है, भौगोलिक स्थिति का इसमें वर्णन किया गया है। अब इसी गद्यांश के जैसे हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, पाठ और लेखक का नाम बताइए। पाठ का नाम क्या है? इसमें स्फीति में बारिश। लेखक कौन है इनके? कृष्ण नाथ जी। सेकंड प्रश्न है, प्राचीन काल में स्फीति भारतीय साम्राज्यों से अनाम कैसे रही है? कि प्राचीन काल में भारतीय शासकों का शासन काल था, उस समय स्फीति तहसील केवल बेनाम ही थी। जिसमें प्राचीन काल में भारतीय शासकों का शासन काल था उस समय हमारी जो स्फीति होती बेनाम थी, अर्थात ही भारतीयों ने इसकी जो रक्षा होती, इसकी सुरक्षा होती है, उस सुरक्षा की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया था, इसलिए वो बेनाम रही है। स्फीति की स्वायत्तता किसने सिरंजी रची थी? स्फीति की जो स्वतंत्रता होती है वह किसने रची थी? भूगोल ने। स्फीति की जो स्वतंत्रता वह भूगोल ने ही रची थी। कि कहने का तात्पर्य क्या था कि विभिन्न अधीन होते हुए भी स्फीति स्वतंत्र भूगोल यानी भूमंडल के मध्य स्वतंत्र रही है। स्फीति का भूगोल उसकी रक्षा व संहार कैसे करता है? स्फीति का मालिक भूमंडल है, क्योंकि उसकी भूमंडल की अनुकूलता ही हमारे जीवन की क्या करता है? रक्षा करता है।
इसलिए कहा जाता है कि भूगोल ही इसकी रक्षा करता है तथा भूगोल इसका संहार भी करता है। आगे है, पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था, संदेश आता था, तो उसके आते जाते वह अलफ वसंत बीत जाता था। कभी कोई जोरावर सिंह जैसे आता था तो स्फीति का तरीका वही था जो तुपचलिंग गोतप्पा में मैंने लिखा था। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहौस हदस कर, आंख बंद कर, चांगम्मा का तन्ना पकड़ या एक दूसरे को पकड़ कर बैठ गए। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंख खोल कर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्फीति के लोग घर छोड़कर भाग गए, क्योंकि जोरावर सिंह से लोग बहुत ही डरते थे। वह कहते कि उसके आते ही स्फीति में जो लोग होते क्या अपने अपने घरों को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। उसने स्फीति को और वहाँ के विहारों को लूटा। किसने? जोरावर सिंह ने, क्योंकि वह एक डाकू था। यहाँ प्रतिकार शायद स्फीति की सुरक्षा की पद्धति है, क्योंकि उस समय भारतीय शासनकाल के समय में किसी ने भी स्फीति की सुरक्षा का भार नहीं संभाला था। स्फीति में जनसंख्या लाहौस से भी कम है। वैसे तो लाहौस में संख्या सबसे ज़्यादा है, स्फीति में बहुत कम है। कि 1901 की जनगणना के अनुसार 3.2 से 31 रही थी और 71 में इसकी जनगणना 7.196 रही है। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहौस के साथ छोड़कर मिला है, जो 12.0115 किलोमीटर है। स्फीति का लगभग क्षेत्र पर यह नहीं दिया गया। इसके अनुसार इनका जो क्षेत्र है 2.155 वर्ग मीटर और स्फीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है और 1901 में यह प्रति वर्ग मील से 2 से भी अधिक मानी गई है। कांगड़ा जिले के में शरीफ कर दिया। लद्दाख मंडल के दिनों में स्फीति का शासनकाल एक नौनों द्वारा चलाया गया था। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह नौनों कार्य करता रहा। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन स्फीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। राजा नहीं तो दमयंती जी की जो रानी मानती थी। 1873 में स्फीति रेगुलेशन पास किया हुआ था, जिसके तहत लाहौस और स्फीति को विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नौनों को दिए गए थे। इसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहौस स्फीति का बर्तान कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज्य के बाद 1960 में लाहौस स्फीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया था, जिसका केंद्र केलंग में है। और 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौस स्फीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र माना गया है। इसमें से हमारा क्वेश्चन बनता है, स्फीति के संबंध में लेखक ने क्या ऐतिहासिक तथ्य दिए थे? क्या ऐतिहासिक तथ्य दिए थे कि यह मध्ययुगीन कश्मीर भूषर कुल्लू मंडल के अधीन था। किसके अधीन था? यह कश्मीरी और कुल्लू मंडल के अधीन माना जाता है। अंग्रेजों ने सन 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए इसको शासन सौंप दिया गया था। ठीक है, गुलाब सिंह के जरिए इसको शासन सौंप दिया गया था और पहले स्फीति में यह शासन
सुप्रीडेंट चलाता था। पहले सफीती में यह शासन कौन चलाता था? एक सुप्रीडेंट चलाता था। उसके बाद में इसका साम्राज्य केवल किसको सौंप दिया गया था? राजा गुलाब सिंह को सौंप दिया गया था। और 1873 ईस्वी में सफीती रेगुलेशन पास करके लाहौश और सफीती का विशेष ध्यान भी दिया गया था। और 1960 ईस्वी में क्या गया था? राहुल सफीती को पंजाब साम्राज्य के अंतर्गत इसका मुख्यालय केलंग में रखा था। और 1966 में यह हिमाचल प्रदेश बना तो लाहौर समिति पर इसका जिला भी प्रदेश हो गया था। जहाँ तक पढ़ा उसमें से प्रश्न हमारा ये भी है, इतिहास में सफीती का वर्णन नहीं मिलता क्यों? कि सफीती मध्य हिमालय के उत्तर में स्थित 12 श्रेणियों और दक्षिण में स्थित माने श्रेणियों से घिरा हुआ एक दुर्गम स्थान है। सागर तल से इसकी ऊंचाई लगभग 13,000 फीट है। आना जाना बहुत ही कठिन है और यहाँ की जनसंख्या का भार 4 से कम है। यहाँ संदेश भेजने का तरीका वायरल सेट है। सफीती के अलग भूगोल के कारण इसका वर्णन अभी यहाँ पर मिलता है। इसमें से एक प्रश्न है कि सफीती में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है, स्पष्ट कीजिए। कि यात्रा वृत्तांत हिंदी साहित्य की एक नवीन विधा है। जब लेखक अपने जीवन की अविस्मरणीय यात्राओं का वर्णन आत्मकथात्मक शैली में है प्रस्तुत करता है, तब वह हमारी यात्रा वृत्तांत कहलाती है। सफीती में बारिश नामक पाठ में इसके लेखक कृष्णनाथ जी ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के तहसील या स्पीति की यात्रा का वर्णन आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत किया। ये हमारी यात्रा वृत्तांत पाठ का उद्देश्य है। स्पीति में सन 1846 से सन 1966 तक के इतिहास का प्रकाश डालें कि लाहौल स्पीति का प्रशासन सन 1846 में अंग्रेजों ने कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से लिया था। सन 1847 ईस्वी में कांगड़ा जिले में इसको मिला दिया गया था। ये लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासन एक स्थानीय शासक के द्वारा चलाया गया था। स्पीति के लोग इसको अपना राजा मानते थे और 1873 ईस्वी में रेगुलेशन पास हुआ था। रेगुलेशन के अधीन भारत के माल गुजारे इकट्ठा करके छोटे छोटे फौजदारी मुकदमों में इसका फैसला करने के लिए अधीन कर दिया था। स्वराज्य के बाद सन लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला भी बन गया है और 1966 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति में उसका उत्तरी भाग तथा का जिला भी वह बन गया था। देश का सबसे दुर्गम क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी छोर लाहौल स्पीति है, जो चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वह 18,000 फीट के आसपास है। केलंग की बादशाह और काजा के सूबेदार का उदाहरण स्पीति के बारे में वर्णन कीजिए। क्या कहा था कि केलंग के काजा स्पीति के क्षेत्र हैं। इन दोनों अक्षेत्रों के बीच 170 मील की दूरी है। काजा अक्षेत्र केलंग अक्षेत्र के बादशाह के अधीन माना गया है। केलंग के काजा जाने के लिए परिवहन के साधन नहीं हैं, संचार सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। केवल वहाँ से बादशाह और सूबेदार के आपस में बातचीत होती रहती है। इसलिए वहाँ के केलन शाह को हमेशा बादशाह का डर बना रहता है कि जो काजा का सूबेदार है वह विद्रोह नहीं कर दे, उसके प्रति कोई वह षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है। उसे हमेशा ये डर लगा रहता है।
इस उद्यान द्वारा लेखक यह भी स्पष्ट करना चाहता है कि स्फीति का जो भूगोल है वह अवलंग्य है, जिसे पार अवलंग्य यानी कि पार करना कठिन हो। ठीक है, तो आज इसका हमारा जीवन परिचय, गद्यांश और जो क्वेश्चन आंसर की ये हमारे लेसन